ऐसी गर्ल्स जिनका पीरियड जल्दी आ गया इस वजह से वो सर्वाइव भी नहीं कर पाती बहुत लंबा। तो मतलब इसका क्योर नहीं है क्या? इसका क्योर अवेलेबल। ओह माय गॉड। आजकल अर्ली एज में भी देखा जा रहा है पीरियड्स हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को पीरियड्स हो रहा है। अगर ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग इज मोर देन 4 days और द क्वांटिटी ऑफ ब्लीडिंग इज मोर देन 3 pads per day, देन वी कॉल इट एज अबनॉर्मल। अगर एक बार हमने डीले कर दिया या प्रीपोन कर दिया तो साइकिल्स इरेगुलर रहेंगी 2 to 3 months अपने आप ही, ओवर विदाउट अवर कंट्रोल। आफ्टर दैट नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस में हम बच्चों में पीरियड्स आते हुए नहीं देखते। अगर बच्चों में पीरियड्स आ रहे हैं तो इसका मतलब कोई सीरियस प्रॉब्लम है। हेलो, आप देख रहे हैं द हेल्थ साइट पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड मेरे यानी लक्ष्मी शर्मा के साथ। और आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि पीरियड से जुड़े हेल्थ साइट के पास इतने सारे क्वेरीज आए कि हमने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मनन गुप्ता को दोबारा अपने शो में बुलाया है। डॉक्टर मनन गुप्ता ने लास्ट एपिसोड में भी हमें बहुत सारे सवालों के जवाब दिए थे जो कि पीरियड से जुड़े हुए थे, और इसीलिए पीरियड्स को लेकर बहुत महिलाओं का कंसर्न हमारे पास आया है। बहुत महिलाओं ने सवाल पूछा है, तो उसको लेकर हम बहुत सारे सवाल आपसे पूछने वाले हैं। तो वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर, बहुत बेसिक से शुरू करूंगी। नॉर्मल पीरियड साइकिल क्या होता है? एक्चुअली लड़कियों को समझ में ही नहीं आता। नॉर्मल पीरियड साइकिल जो कि साइंस ने डिफाइन करा है, रेगुलर इंटरवल्स यानी कि 28 to 30 days में आता है। 3 to 4 days के ड्यूरेशन तक ब्लीडिंग रहती है और डेली डे 1 पे 2 to 3 pads, डे 2 पे 1 pad और डे 3 to डे 4 पे लाइट ब्लीडिंग विद स्पॉटिंग रहती है। अगर इस पैटर्न से कुछ भी चेंज है तो वो अबनॉर्मल ब्लीडिंग की कैटेगरी में आ जाता है। उसको कहते हैं अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, AUB। तो इसका जो डेफिनेशन है दैट मीन्स अगर पीरियड डिले हो जाए मोर देन 5 days या फिर जल्दी आ जाए 5 days और मोर अर्लियर, अगर ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग इज मोर देन 4 days और द क्वांटिटी ऑफ ब्लीडिंग इज मोर देन 3 pads per day, देन वी कॉल इट एज अबनॉर्मल। अच्छा, तो अगर आपने कहा कि नॉर्मल पीरियड्स जो होते हैं वो इस तरीके से उसके साइकिल होते हैं, लेकिन कुछ लड़कियों के जो हैं पीरियड्स डिले हो जाते हैं, तो उसके पीछे ज़रूरी है कि लाइफस्टाइल ही रीज़न है या फिर इसके अलावा जैसे कहते हैं PCOS है, थायराइड है, इसके अलावा भी और कोई रीजंस हैं जिसकी वजह से पीरियड्स डिले हो जाते हैं? देखिए, जब भी हमारे पास पेशेंट आता है डिलेड पीरियड्स का, तो जो फर्स्ट चीज़ हम रूल आउट करते हैं वो है प्रेगनेंसी। ओके। क्योंकि प्रेगनेंसी होगी तो पीरियड डिले होगा। उसके अलावा जो कॉमन कॉजेज हैं फिर हम उनको रूल आउट करते हैं, जैसे कि PCOD, थायराइड या प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन होता है, उसकी क्वांटिटी बॉडी में इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। अगर ये सब कुछ भी नॉर्मल है, उसके बाद पीरियड्स डिलेड है, फिर हम जाते हैं एनाटॉमिकल कॉज पे। एनाटॉमिकल कॉज मतलब जो यूट्रस का स्ट्रक्चर है उसमें कोई डिफॉर्मिटी है, जैसे कि फाइब्रॉइड या पॉलिप, अडीनोमायोसिस, एशरमैन सिंड्रोम। ये सारे रिलेटिवली रेयर कॉजेज हैं। ये वाले जो कॉजेज हैं दे आर बिकॉज यूट्रस में कभी ट्यूबरकुलोसिस हुआ होगा जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन की वजह से पीरियड नहीं आ रहा, या फिर यूट्रस में कोई ग्रोथ है फाइब्रॉइड या पॉलिप जैसी जिसकी वजह से पीरियड डिले हो गया है। अच्छा, और ये पता कैसे चलेगा फिर? तो अप्रोच ऐसा रहता है कि पहले प्रेगनेंसी चेक करा, नहीं है प्रेगनेंसी, फिर हमने पेशेंट की PCOD के लिए अल्ट्रासाउंड करा, उसमें अल्ट्रासाउंड में PCOD नहीं है, फिर हमने ब्लड टेस्ट करा थायराइड और प्रोलैक्टिन के लिए, अगर थायराइड और प्रोलैक्टिन भी नहीं है, लास्ट में कुछ इन्वेसिव टेस्ट होते हैं, जैसे TB के लिए टेस्ट होता है, उसको मोंटू टेस्ट कहते हैं, वो एक स्किन का टेस्ट होता है। अच्छा। फिर अगर जरूरत पड़े तो MRI, CT स्कैन जैसी इन्वेस्टिगेशंस पे लास्ट रिजॉर्ट है जो जाना पड़ेगा। बहुत ही रेयर कॉजेज होते हैं कि डिफॉर्मिटी है यूट्रस में। अच्छा। बाय बर्थ बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक डिजीज, कि यूट्रस की शेप जो नॉर्मल लोगों में होती है वो नहीं है, रेयर अनोमली है, यूट्रस हार्ट शेप्ड है। सो दैट कैन आल्सो लीड टू अबनॉर्मल साइकिल्स, डिलेड साइकिल्स और नो साइकिल्स। बहुत लड़कियों की शिकायत रहती है कि पीरियड्स में जो है ब्लड क्लॉट्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये कंसर्न वाली बात है। अगर ब्लड क्लॉट ज़्यादा हो रहे हैं तो अगेन दिस कैन बी बिकॉज ऑफ PCOD। अगर अबनॉर्मैलिटी, स्ट्रक्चरल अबनॉर्मैलिटी नहीं है तो, और अगर PCOD नहीं है फिर भी स्ट्रक्चरल अबनॉर्मैलिटी है तो फाइब्रॉइड या पॉलिप हो सकता है। तो उस हिसाब से हमें फिर पहले डायग्नोज करना है कि रीज़न क्या है, फिर उसको ट्रीट करना है। क्या मतलब ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी आपके पीरियड साइकिल जो है बिगड़ जाता है या इरेगुलर हो जाते हैं, तो क्या स्ट्रेस का कैसे लिंक्ड है पीरियड से? देखिए, जो पीरियड आता है वो आता है जब जो ओवरी होती है
वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है, एक हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने से पहले एक और हार्मोन रिलीज होता है, ईस्ट्रोजन, जिससे लाइनिंग बनती है अच्छा। यूट्रस की। जैसे ये यूट्रस है, यूट्रस की ये लाइनिंग है, हम्म। ये ईस्ट्रोजन बनाता है। जब पीरियड का टाइम आता है तो ये ओवरी प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है, जिससे शेड हो जाता है लाइनिंग और पीरियड आ जाता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ओवरी से रिलीज होते हैं। अच्छा। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के रिलीज को कंट्रोल करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो गोनाडोट्रोफिन्स होते हैं, जिनको कहते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि ब्रेन में है। तो अगर स्ट्रेस होता है तो वो पिट्यूटरी को इनहिबिट कर देता है ब्रेन में, और एफएसएच और एलएच जो कि हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहे हैं उन पे इफेक्ट आ जाता है, और इसी वजह से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का इम्बैलेंस होता है और पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं, बिकॉज ये सारा इंटरलिंक्ड है। ओह, तो मतलब स्ट्रेस का काफी बड़ा रोल है फिर। हाँ, स्ट्रेस अगर प्रोलॉन्ग्ड हो और सिवियर हो तो डेफिनेटली पीरियड्स कैन बी इरेगुलर। आजकल अर्ली एज में भी देखा जा रहा है पीरियड्स हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को पीरियड्स हो रहा है, तो मतलब क्या हवा पानी बदल गई है कि खान पान बदल गया है? तो अगर खान पान भी बदल गया है तो ये इतना मैसिव चेंज, क्योंकि पहले तो बहुत लेट होते थे पहले के टाइम पे, लेकिन अब तो छोटी छोटी बच्चियों को पीरियड्स जल्दी हो जा रहे हैं। देखिए, ये दो टर्म्स बड़ी क्लियरली डिफाइंड है हमारी बुक्स में। एक को कहते हैं अर्ली मेनार्की और दूसरे को कहते हैं लेट मेनोपॉज। अर्ली मेनार्की मतलब जो उम्र है जिस पे पीरियड शुरू हो रहा है वो साइंस के हिसाब से नॉर्मल एज इज 11 to 13 ईयर्स। ओके। अगर उससे पहले शुरू हो रहा है या डिलेड शुरू हो रहा है तो जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो जेनेटिक होता है। तो नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस में हम बच्चों में पीरियड्स आते हुए नहीं देखते। अगर बच्चों में पीरियड्स आ रहे हैं तो इसका मतलब कोई सीरियस प्रॉब्लम है। क्या 8 से 9 साल की बच्चियों को भी पीरियड्स नहीं आते हैं? नहीं, पीरियड्स हमारे को नॉर्मली 11 ईयर्स के बाद ही दिखाई देते हैं, और अगर 11 ईयर से पहले पीरियड आ रहे हैं मतलब हार्मोनल प्रॉब्लम सिवियर है ऑलरेडी, जिसका हमें कॉज ढूंढना पड़ेगा। वो कॉज बॉडी में नॉर्मली जेनेटिक प्रॉब्लम या कंजेनिटल प्रॉब्लम की वजह से होता है। एक डिजीज होता है जिसको कहते हैं कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। इट इज बिकॉज ऑफ अ म्यूटेशन ऑफ अ जीन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड इन द बॉडी। उस म्यूटेशन में ऐसा एक हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में जिसकी वजह से पीरियड जल्दी आ जाते हैं, बट देखने वाले डॉक्टर को नॉर्मली समझ नहीं आता कि पीरियड जल्दी क्यों आ रहे हैं। जब इन्वेस्टिगेशन करें, उस ब्लड टेस्ट को करें जो कि वो हार्मोन है जो कि ज़्यादा रिलीज हो रहा है बॉडी में, और एमआरआई करें तो उसका डायग्नोसिस बनता है। ये बहुत रेयर कंडीशंस हैं जब सारे बाकी कॉजेज रूल आउट हो जाते हैं कि अर्ली पीरियड क्यों आ रहा है, फाइब्रॉइड नहीं है, पॉलिप नहीं है, हाइपरप्लेजिया नहीं है, कैंसर नहीं है, फिर भी पीरियड जल्दी आ रहा है, तो हम उस वाले रेयर कॉजेज की तरफ ध्यान देते हैं अपना। अच्छा, और ये सीवियर होता है क्या ये? हाँ, कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया काफ़ी सिवियर प्रॉब्लम है, और नॉर्मली ऐसी गर्ल्स जिनका पीरियड जल्दी आ गया इस वजह से वो सर्वाइव भी नहीं कर पाती बहुत लंबा। तो मतलब इसका क्योर नहीं है क्या? इसका क्योर अवेलेबल नहीं है। ओह माय गॉड, तो ये पहले ही पता, अगर अर्ली एज में जैसे 8-9 साल की बच्चियों तो को यू मस्ट सी अ गुड डॉक्टर इमीडिएटली। ओके। अगर किसी लड़की को 2 से 3 महीने तक पीरियड्स लेट हो रहे हैं और प्रेगनेंसी भी नहीं है, तो क्या रीज़न है? मोस्ट कॉमन रीजन पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। क्या वेट गेन भी इसके पीछे रीज़न है? तो जिनको मोटापा है, जो लड़कियां काफ़ी ज़्यादा वेट गेन करती हैं? मोस्ट कॉमन रीजन ही वेट गेन है। अच्छा। जो फैट होता है वो ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन को रोक देता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ईस्ट्रोजन की वजह से हमारी लाइनिंग डेवलप हो रही है। अब फैट से ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे ईस्ट्रोजन रिलीज नहीं हो रहा। ईस्ट्रोजन रिलीज नहीं हो रहा तो लाइनिंग नहीं बन रही, लाइनिंग नहीं बन रही तो पीरियड नहीं आ रहा। अच्छा। तो फैट लीड्स टू पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड डिलेड पीरियड्स। तो फैट तो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ का एनिमी है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कंसीव नहीं कर पाते, उनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस वेट ज़्यादा होता है। तो हम उनको सिंपली अगर टारगेट दे दें कि यू हैव टू लूज 10 kgs इन 6 months तो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो वेट लॉस तो बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीओडी और प्रेगनेंसी के लिए, पीसीओडी कंट्रोल करने के लिए और प्रेगनेंसी प्रमोट करने के लिए। पीरियड्स के टाइम पे बहुत लड़कियों को बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं और किसी को पता ही नहीं चलता कि पीरियड्स आए और चले गए। तो क्रैम्प्स होने का रीज़न क्या है? क्यों कुछ लड़कियों को क्रैम्प्स होते हैं? जब पीरियड आता है तो ये सारी जो लाइनिंग है ये शेड होके बाहर जाती है, इसलिए ब्लीडिंग होती है। अब सबका यूट्रस का साइज, एनाटमी, शेप, एंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनेस सबकी अलग होती है। जिनकी ज़्यादा थिक होती है और यूट्रस छोटा होता है
उनको ज़्यादा पेन होता है और ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं ड्यूरिंग द पीरियड्स। तो माइल्ड टू मॉडरेट पेन तो कॉमन है पीरियड्स में। अगर सिवियर पेन हो रहा है और क्रैम्प्स हो रहे हैं तो उसके पीछे अलग डिजीजेज हैं, पैथोलॉजीज होती है जिनको रूल आउट करना होता है। उनमें से एक है एंडोमेट्रियोसिस। अच्छा। एंडोमेट्रियोसिस में जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो ओवरी में, ट्यूब्स में, सर्विक्स में या फिर अब्डोमेन में बाकी ऑर्गन्स में जाके डिपॉजिट हो जाती है। तो वो पेन करती है पीरियड के टाइम पे, तो उसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। वो ब्लड टेस्ट से, अल्ट्रासाउंड से, एमआरआई से डायग्नोस किया जा सकता है। पीरियड के जो क्रैम्प्स पड़ते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी महिलाएं हैं जो वो पेन किलर लेती हैं, तो वो पेन किलर कितना सेफ है? देखिए, आई एम अ वेरी वेरी फर्म बिलीवर दैट एवरी बॉडी कैन हील इटसेल्फ इंक्लूडिंग द सिम्टम्स। तो पेन किलर पे जम करने की हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन की और अर्बन कम्युनिटी की आदत है, बट जो पीरियड के पेन है वो नेचुरल तरीके से भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करे जा सकते हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी एंड योगा। ओके। सो वंस इफ इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय योगा ऑल्सो, बाय रिड्यूसिंग वेट ऑल्सो, तब आप ऑफ कोर्स पेन किलर्स पे जा सकते हैं। पेन किलर्स वही स्टैंडर्ड पेन किलर्स हैं जो किसी भी पेन किलर यूज होते हैं, पीरियड पेन किलर भी वही यूज होते हैं। तो उनके लॉन्ग टर्म में तो साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, एसिडिटी, नोजिया, हेडेक्स, ये सब आपको वो वाले पेन किलर्स दे सकते हैं। इट इज नेवर गुड फॉर यू। ओके। तो पेन किलर अवॉइड करें जहां तक हो सकता है। ट्राई टू क्योर द पेन नेचुरली, जैसे कि हॉट वाटर बैग और वॉकिंग और रिड्यूसिंग योर वेट। जैसे वेट कम हो जाएगा तो पीरियड का पेन भी कम हो जाएगा, अगर और कोई रीजन नहीं है तो। आपने कहा कि इससे नेचुरल तरीके से भी पेन को क्योर किया जा सकता है। कुछ होम रेमेडीज भी हैं जो काम करती हैं? हॉट वाटर बॉटल। इसके अलावा कुछ और भी, जैसे कि मतलब कहा जाता है कि ये पी लो उससे ठीक हो जाएगा, और हल्दी दूध पी लो, या फिर गुड़ का दूध बनाकर पी लो, उससे आराम जैसे आपने हल्दी का दूध बोला, तो हल्दी अपने आप में ही एक मेडिसिन है। फ़र्क ये है कि वो आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी से डिराइव हुई है, और जो मॉडर्न मेडिसिन है वो एलोपैथिक मेडिसिन है। तो हल्दी इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेडिसिन, बट इट इज़ अ नेचुरल ऑर्गेनिक मेडिसिन rather than synthetic lab made medicines। तो ट्रीटमेंट दोनों सेम है, इफेक्ट दोनों का सेम है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोनों का सेम है, बस नेचुरल ट्रीटमेंट्स में इफेक्ट थोड़ा स्लो है और इफेक्ट रिलेटिवली मोर सेफ है देन मेडिसिन, बिकॉज मेडिसिन के साइड इफेक्ट से हल्दी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो रेमेडीज आर ऑल इफेक्टिव, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज द सेम, सोर्स इज डिफरेंट। तो मतलब अगर कुछ जड़ी बूटी कहते हैं, कोई ये जड़ी बूटी ले लो, तो वो हेल्प करते हैं? डेफिनेटली हेल्प करता है। आप कुछ जड़ी बूटी बता सकते हैं, कोई ऐसा जड़ी बूटी? जिंजर तुलसी टी अगर आप पियोगे ड्यूरिंग क्रैम्प्स, यू विल फील मच बेटर। दे आर नेचुरल पेन किलर्स। वाह। अगर कोई पेन किलर ले भी रहा है, ठीक है, जैसे किसी को ऑफिस आना है और वो पेन बियर नहीं कर सकती है, तो कितना पेन किलर लेना सेफ होगा ड्यूरिंग पीरियड्स टाइम? See, highest dose of painkillers that we can subscribe is 4 tablets a day of 500 mg each of a paracetamol. ओके। 2000 mg is the daily maximum dose. तो जितने भी पेन किलर्स है, जैसे कि मेफ्टाल स्पास है या आइबुप्रोफेन है, दे आर ऑल डेरिवेटिव्स ऑफ पैरासीटामोल। दे बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ पेन किलर्स। अच्छा। सो 4 tablets a day is the maximum that you can take. ओके। And that is only when you have very severe pain. वेरी सीवियर पेन। तो क्या ये जो पीरियड क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो इस कोई बीमारी से लिंक्ड तो नहीं है, या फिर इंटरनली कोई प्रॉब्लम हो रही है उससे लिंक्ड है ये? अगर अब नॉर्मली सिवियर पेन है पीरियड्स के टाइम पे, तो बीमारी है, इट इज़ नॉट नॉर्मल। तो उसको हमें रूल आउट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया एंडोमेट्रियोसिस, ऐसे ही और बीमारी है जैसे कि एडिनोमायोसिस, उसमें यूट्रस का साइज बड़ा हो जाता है, अब नॉर्मली बड़ा हो जाता है, तो उसमें पेन होता है। इट इज़ वेरी कॉमन, वी गेट पेशेंट्स एवरी डे ऑफ एडिनोमायोसिस। PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, उसका मतलब इन्फेक्शन हो गया यूट्रस में, जो कि वजाइना से एस्केलेट करके ऊपर यूट्रस में चला गया, उसमें पेन होगा। अगर ओवेरियन सिस्ट है किसी को तो ज़रूर पेन होगा। तो ये सब रूल आउट करना पड़ता है। पीरियड्स के पेन से रिलीफ पाने के लिए कुछ फूड्स वगैरह भी जो हैं, फूड या फ्रूट्स वगैरह कुछ हेल्प करते हैं? फ्रूट्स एज सच कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं है जिससे पीरियड का पेन रिलीफ हो जाएगा, बट नेचुरल एंड आयुर्वेदिक रेमेडीज एज आई टोल्ड यू वो हैं कुछ, एंड बाकी तो फिर हमें एलोपैथिक मेडिसिन पे जाना ही पड़ता है या फिर सर्जरीज पे जाना पड़ता है, विच इज़ द नेक्स्ट स्टेप, अगर मेडिसिन से कंट्रोल नहीं। पीरियड्स के टाइम पे क्रेविंग बहुत होती है। अब वो क्रेविंग अनहेल्दी होती है, ऑफ कोर्स कोई ये नहीं बोलेगा क्रेविंग हो रही है तो रोटी सब्जी खा लेते हैं, जंक की तरफ चले जाते हैं। तो वो जो क्रेविंग होती है मोस्ट ऑफ द गर्ल्स का ये होता है कि हमें मीठा खाना है, चॉकलेट्स खानी है, तो
तो ऐसा होता है एक्चुअली में मीठा खाने का मन करता है, और वो क्या फर्क पड़ता है मीठा खाने से पेन में? नहीं, सी पीरियड में स्ट्रेस होता है लेडीज को, और स्ट्रेस का जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो ईटिंग है। जो हंगर है और भूख है उसका पीरियड से कोई रिलेशन नहीं है। भूख और हंगर दिमाग का एक डेरिवेटिव है, और पीरियड का स्टमक में या फिर एसिडिटी से भी कोई रिलेशन नहीं है। तो भूख और हंगर का कोई रिलेशन नहीं है पीरियड से, इट इज़ जस्ट अ स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म। तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तुम कहते हो चॉकलेट वॉकलेट खाने से पेट दर्द ठीक हो जाता है? नहीं, ये सब मिथ्स हैं और ये सब स्ट्रेस रिलीविंग मैकेनिज्म है। इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। अगर कोई सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो क्या पीरियड्स आने से कुछ दिन पहले अगर कोई सेक्सुअली एक्टिव है तो क्या पीरियड्स डिले हो जाते हैं? नहीं, उसी टाइम पे रहते हैं। इनफैक्ट सेक्सुअल एक्टिविटी इज वेरी गुड फॉर योर सिस्टम। ओके। पीरियड्स अगर सेक्सुअली कोई रेगुलरली सेक्सुअली एक्टिव है उसके पीरियड्स कभी डिले नहीं होंगे। कभी डिले नहीं होंगे। अगर इफ दे आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट एंड इफ दे आर यूजिंग प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन देन पीरियड्स आर वेरी मच ऑन टाइम इफ दे आर सेक्सुअली एक्टिव। सेक्सुअल एक्टिविटी से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, बॉडी प्रिपेयर्स द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी व्हेन इट रियलाइजेस दैट सेक्सुअल एक्टिविटी इज हैपनिंग। सेक्सुअल एक्टिविटी इज एसेंशियली मेंट फॉर रिप्रोडक्शन। बच्चे पैदा करने के लिए लोग सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, तो बॉडी को वो रियलाइज हो जाता है, बॉडी प्रिपेयर हो जाती है प्रेगनेंसी के लिए। तो इट इज़ वेरी गुड फॉर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कभी डिले नहीं होते पीरियड सेक्सुअल एक्टिविटी। अच्छा, और जैसे पीरियड्स, जैसे कभी कभी डेट पता नहीं चल पाती है, लोग भूल जाते हैं कि कौन सी डेट पे पीरियड आए थे, तो कुछ सिम्टम्स हैं जिससे पता चल जाता है कि पीरियड्स आने वाले हैं? ब्लोटिंग सेंसेशन, ब्रेस्ट्स हैवी हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो माइल्ड पेन शुरू हो जाता है पीरियड से पहले। इसको पीएमएस बोलते हैं, ओके। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, कि मेंसेस से आने वाले मूड स्विंग्स भी होते हैं। अच्छा, अगर मतलब पीरियड से हट के अगर हम वजाइना की तरफ बात करें तो बहुत सारी लड़कियों ने हेल्थ साइट से ये भी सवाल पूछा है कि वजाइनल में जो पिंपल हो जाता है तो उसे कैसे क्योर किया जा सकता है, और वजाइनल में अगर पिंपल है तो वो क्यों हो रहा है? देखिए, वजाइना में पिंपल नहीं हो सकता, वजाइना में कोई और ग्रोथ हो सकती है। पिंपल स्किन में होता है, वजाइना की जो टॉप लेयर है वो स्किन नहीं है। मतलब वजाइना के आसपास, थाइज में या फिर उसके आसपास में, आउटसाइड में कहीं पे भी? जो वजाइना के बाहर अगर ग्रोथ है तो नॉर्मली वो वॉट होता है, इट इज़ नॉट अ पिंपल। वॉट इज़ बिकॉज ऑफ एन इन्फेक्शन, जैसे वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बिकॉज जो लड़कियां हुआ रेगुलरली सेक्सुअली एक्टिव, they have a high chance of infection also. Okay. If they can get it from their partner also, or they can just get it from unhygienic conditions also. तो जो पिंपल आप जिसको रेफर कर रहे हैं उसको डायग्नोज करना पड़ेगा डॉक्टर को कि एक्चुअली पिंपल है, या फिर ये हो सकता है कोई और इन्फेक्शन हो, जैसे कि हर्पीज, गनोरिया, क्लमीडिया। देयर आर लॉट ऑफ इन्फेक्शंस व्हिच आर देयर। कॉमनली इन्फेक्शंस ही होते हैं, वो पिंपल वहाँ पे नहीं होता, एंड दे आर मोस्टली ट्रीटेबल होते हैं वो। तो इसे कैसे खुद से भी क्योर किया जा सकता है या फिर आपको जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास? देखिए, बेटर रहेगा कि आप डॉक्टर को दिखा लें ताकि वो करेक्ट डायग्नोसिस बना के आपको सही दवाई दे दे। नहीं तो इफ़ यू गो टू एनी रैंडम केमिस्ट एंड से कि वहाँ पिंपल हो रहा है, दे विल गिव यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, अच्छा, लाइक स्टेरॉइड दे देंगे टू अप्लाई देयर। उससे ठीक तो हो जाएगा, बट इट हैज इट्स ओन साइड इफेक्ट्स आल्सो। ओके। किस तरह के साइड इफेक्ट्स देखेंगे? स्टेरॉइड से डायबिटीज, आई प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स, ओके, वेट गेन, irregular cycles, long term steroid use, problem in the hip joint, muscle dystrophy, there are a lot of problems. Steroid ऐसा ड्रग है जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स, और ओवर द काउंटर इंडिया में क्योंकि इतना रेगुलेटेड नहीं है, केमिस्ट दे देते हैं, डिस्पेंस कर देते हैं स्टेरॉइड्स। अगर आप उनके पास जाओगे कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो आपको दे देंगे, बट इट इज नॉट गुड। पीरियड 7 दिनों तक भी चलते हैं, 7 से 8 दिनों तक? अगेन जैसे मैंने बताया, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं 3 से 4 दिन नॉर्मल है। अगर उससे एक्सेस ड्यूरेशन में है तो कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम डायग्नोस करके ट्रीट करना। अगर जैसे स्टार्टिंग के 2-3 डेज है, बहुत लाइट ब्लीडिंग हो रही है, 2-3 डेज के बाद सडनली 4th-5th डे से स्टार्ट हैवी ब्लीडिंग, और ये खिंच जाता है, मतलब पूरा 7 दिन 8 दिन खिंच जाता है, तो क्या सिम्टम्स, किस चीज़ के लिए सिम्टम्स हैं ये? तो ये नॉर्मल नहीं है। अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम पीसीओडी टू एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, पॉलिप, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो रूल आउट करनी पड़ेंगी पेशेंट टू पेशेंट। एज क्या है पेशेंट की, कितना ड्यूरेशन है, पहली बार है या कंटिन्यूस है, सारी हिस्ट्री लेकर फिर अल्ट्रासाउंड करके हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अच्छा,
पीरियड्स में अगर कम ब्लीडिंग हो रही है तो क्या ये कंसर्न करने वाली बात है? देखिए पेरीमेनोपॉजल एज में जब पीरियड्स खत्म होने वाले हैं, से 45 की एज पे पीरियड्स रुक जाते हैं। 40 के बाद अगर पीरियड कम हो रहे हैं तो वो नॉर्मल है। बट अगर उससे पहले कभी भी पीरियड्स अगर आपके कम है फ्लो में तो कोई प्रॉब्लम है। कोई दवाई लोग लेते हैं ताकि पीरियड्स जल्दी आ जाएं या थोड़ा डिले कर दें, और उसकी वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं कि पीरियड्स महीनों महीनों तक नहीं आते हैं। तो अगर बाई चांस कभी किसी को पीरियड्स लेट करने हैं या जल्दी लाने हैं तो कोई ऐसी मेडिसिन होती है? देखिए मैंने आपको जैसे पहले समझाया था कि ओवरीज से एंडोमेट्रियम शेड करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। ये प्रोजेस्टेरॉन ओवरी से ना रिलीज करके अगर हम टैबलेट फॉर्म में दे दें पेशेंट को, जब तक हम देते रहेंगे प्रोजेस्टेरॉन तब तक तो एंडोमेट्रियम बनता रहेगा। जिस दिन हम प्रोजेस्टेरॉन का जो सप्लाई है उसको रोक देंगे, एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगा। अच्छा। तो अगर पीरियड को रोकना है तो प्रोजेस्टेरॉन देते रहो, उससे पीरियड नहीं आएगा। जिस दिन आपको पीरियड चाहिए उस दिन उसको रोक दो। तो अगर जल्दी पीरियड चाहिए, मान लीजिए आपकी साइकिल 10th ऑफ सम मंथ को आनी है, यू आर एक्सपेक्टिंग इट, आप चाहते हो कि वो 5th को आ जाए, तो आप 28th ऑफ द प्रीवियस मंथ से 3rd तक प्रोजेस्टेरॉन दे दो उनको और फिर रोक दो। अच्छा। तो आ जाएगा पीरियड 5th को। है। और अगर पीरियड डिले करना है तो प्रोजेस्टेरॉन देते रहो टिल 10th, तो 10th तक भी नहीं आएगा पीरियड। अच्छा। तो दोनों चीजें करी जा सकती हैं। वी आर प्लेइंग विद द हार्मोन्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि हार्मोन ही पीरियड ला रहे हैं। और फिर उसके कोई साइड इफेक्ट्स बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसका? उसके बॉडी पे इम्पैक्ट यही है कि हम नेचुरल साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अगर एक बार हमने डिले कर दिया या प्रीपोन कर दिया तो साइकिल्स इरेगुलर रहेंगी 2 to 3 months अपने आप ही, ओवर विदाउट अवर कंट्रोल आफ्टर दैट। तो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स ऐसे इसके नहीं होते हैं, बट हाँ 2 to 3 months इरेगुलर साइकिल्स रहेंगी जिसमें प्रेगनेंसी का चांस फिर बढ़ जाएगा आपका। अच्छा। बिकॉज यू डोंट नो व्हेन यू आर सेक्सुअली एक्टिव, व्हेन यू आर गेटिंग योर पीरियड्स, व्हेन विल यू गेट योर पीरियड्स। डबल 2 बार पीरियड आ गया 1 महीने में, ये सब प्रॉब्लम्स होंगे बिकॉज हार्मोन हमने डिस्टर्ब कर दिया बॉडी का। ओह, तो अगर पीरियड्स आपके इरेगुलर हैं तो कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है? डेफिनेटली। जैसे हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वैसे हर किसी की कही बात सच नहीं हो सकती, और इसीलिए पीरियड्स को लेके ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं जो बर्स्ट करेंगे डॉक्टर मनन गुप्ता। सबसे पहला मिथ है कि कहते हैं पीरियड का जो ब्लड है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या पीरियड का ब्लड हेल्दी होता है कि अनहेल्दी होता है? देखिए ब्लड इज गुड फॉर योर स्किन। वो ब्लड में प्लेटलेट्स बहुत होते हैं। प्लेटलेट्स को अगर आप स्किन पे लगाएंगे तो स्किन के जो डेड सेल्स हैं वो रिजुविनेट हो जाएंगे, उनकी रीग्रोथ हो जाएगी, उनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाएगा। एंटी रेडिकल्स होते हैं, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल कहते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो एनी ब्लड इज गुड। पीरियड वाले ब्लड की बात करें तो वो एंडोमेट्रियम के शेड होने के बाद ब्लड आया है। इसका मतलब वो ब्लड में प्लेटलेट की मात्रा कम है, और वो ब्लड वजाइना से सर्विक्स से होते हुए बाहर आया है। वजाइना को हम हमेशा इन्फेक्टेड मानते हैं क्योंकि इट इज ओपन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, इट इज ओपन टू एयर, इट इज ओपन टू वाटर, तो इट इज नॉट प्योर। जाकि बल्कि जो दूसरा ब्लड अगर हम वेन से लें डायरेक्टली, वो सीधा आपके सिस्टम से बाहर एक स्टेराइल एनवायरनमेंट में आ रहा है। तो जो वो वाला ब्लड है अगर आप उसको फेस पे लगा लेंगे तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। ओके। एंड सेम ब्लड अगर आप बॉडी से लेके फेस पे इंजेक्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ नीडल तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो ब्लड इज गुड फॉर योर फेस बट नॉट मेंस्ट्रुअल ब्लड। नॉट मेंस्ट्रुअल ब्लड। ओके, इट्स अ मिथ फिर। यस। ओके, क्या पीरियड्स के टाइम पे नहीं नहाना चाहिए? कुछ टाइम तक 2-3 दिन तक नहाती नहीं है लड़कियां। नहीं, वो तो देखिए प्योरली रिलीजियस एंगल है उसमें नहीं तो क्या कुछ बॉडी का कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, हार्मोनल में कुछ होता है कि नहीं नहाना है, या फिर वो अपने ही मूड के ऊपर है कि भाई? नहीं, उसका कोई बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं है, वाटर से कोई रिलेशन नहीं है पीरियड्स का। पीरियड्स में नहाना इनफैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से इन्फेक्शन होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। पीरियड्स के दौरान कहते हैं कि खट्टा नहीं खाना चाहिए, उससे ब्लड फ्लो हैवी हो जाता है। इज दैट ट्रू? नो, देयर इज नो साइंटिफिक बेसिस बिहाइंड दिस। तो अचार या दही सब खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? सी, पीरियड में पेन है, पीरियड में स्ट्रेस है, उसमें एक्सरसाइज अवॉइड करने का रीज़न है। ऐसा कोई हमारे पास मेडिकल साइंस में कोई भी ऐसा थ्योरी नहीं है या हाइपोथेसिस नहीं है कि एक्सरसाइज से पीरियड्स का कोई भी रिलेशन है।
इनफैक्ट रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि पीरियड्स टाइम पे आए, बिकॉज अगेन एक्सरसाइज से भी ब्लड फ्लो यूट्रस में बढ़ जाता है रेगुलर करने से। हाँ। अच्छा, उस टाइम पे करना मतलब अगर कोई रेगुलर नहीं कर रहा है और वो ये सोच के कर रहा है कि ठीक है एक्सरसाइज कर लेते तो पेन कुछ कम हो जाएगा, ऐसा कुछ है? ऐसा होता है, एक्सरसाइज से पेन रिलीफ होता है, बिकॉज रिलीफ होता है। एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, एंडोर्फिन्स पेन किलर्स होते कुछ एक्सरसाइज आप बता सकते हैं कौन से एक्सरसाइज हैं? स्किपिंग बेस्ट एक्सरसाइज। उस टाइम पे स्किपिंग कैसे हो सकती है? करते हैं पेशेंट्स। ओह गॉड। स्किपिंग एंड ब्रिस्क वॉकिंग। अच्छा। हाँ, ब्रिस्क वॉकिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग हाफ एन आवर इफ यू कैन डू, तो इट इज रियली रियली गुड। ओह गॉड, ये तो शॉकिंग था। ओके, पीरियड्स के दौरान स्विमिंग नहीं कर सकते? सी अगेन इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं स्विमिंग से, बिकॉज पानी अगेन इट विल इन्फेक्ट द ब्लड एंड दैट ब्लड इज कमिंग फ्रॉम योर यूट्रस, सो इट कैन लीड टू इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस, दैट इज द रीजन। पीरियड्स के टाइम पे प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते? नहीं। ठीक है। पीरियड्स में दर्द होना नॉर्मल है और इसका कोई इलाज नहीं है? माइल्ड टू मॉडरेट पेन नॉर्मल है, सिवियर पेन नॉर्मल नहीं है। सिवियर पेन का इलाज है। इलाज है, ओके। पैड, टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप, तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन सा सेफ है यूज़ करना? सी इन माय पर्सनल ओपिनियन पैड सबसे ज़्यादा सेफ है, बिकॉज वो लीस्ट इन्वेसिव है, और जो टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप है अभी तक इतने वाइड यूज़ में नहीं आए हैं एज मच एज अ पैड, एंड दे आर इन्वेसिव, यू पुटिंग अ टैम्पॉन इनसाइड, राइट। और मेंस्ट्रुअल कप भी इज मोर ऑफ अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, इंडिया में मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ बहुत कम है, तो आई विल सजेस्ट पैड एंड नॉट टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप। क्या मेंस्ट्रुअल कप जो यूज़ करते हैं वो अंदर फंस भी सकता है? मेंस्ट्रुअल कप से टेयर हो सकता है वजाइना में, इट कैन लीड टू मोर ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल कप आज से 20 साल पहले ज़्यादा कॉमन था, आउटडेट हो चुका है अब। अच्छा, लेकिन अभी फिर से दोबारा ट्रेंड पे आ रहा है ये। एक्चुअली ये जो कैटेगरी है एक अपने आप में इंडस्ट्री बन गई है पूरी, कॉन्ट्रासेप्शन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो मॉडर्न वे में लॉट ऑफ कंपनीज हैव ब्रिंगिंग इट अगेन, सो आई एम येट टू रिव्यू देम। बट जो पुराना लिटरेचर और पुराने टाइम में 20 साल पहले जो गायनोकोलॉजिस्ट एडवाइस करते थे मेंस्ट्रुअल कप, अब बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ साइड इफेक्ट्स लाइक टेयर और परफोरेशन विच आर सीरियस प्रॉब्लम्स, मेंस्ट्रुअल कप आउटडेट हो चुके हैं। अच्छा, सो पैड और टैम्पॉन इज स्टिल ओके। टैम्पॉन और पैड में से भी पैड इज द बेस्ट। तो जिनको हैवी फ्लो है तो उनके लिए टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप तो मेरे ख्याल से यूज़ करना सही नहीं होता होगा। हाँ, तो पैड इज द बेस्ट। एक्चुअली पैड से हम क्वांटिफाई भी कर पाते हैं कितनी ब्लीडिंग हो रही है एक्चुअली। हाँ, तो व्हेन पेशेंट्स कम टू अस कि बहुत हैवी ब्लीडिंग है, वी ऑलवेज टेल देम कि आप सारे अपने पैड्स को प्रिजर्व कर लेना, एंड व्हेन यू कम टू मी यू गेट दोस पैड्स विद यू, सो दैट आई कैन टेल कि वेदर इट इज नॉर्मल, अब नॉर्मल और हैवी ब्लीडिंग है तो कितनी हैवी ब्लीडिंग है, बिकॉज पैड में काफ़ी एक्यूरेटली एस्टिमेट हो जाता है कि कितनी ब्लीडिंग हुई है पेशेंट को। अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर मनन गुप्ता। आई होप डॉक्टर मनन गुप्ता ने एक बार फिर से आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। अगर फिर से आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करते रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताइएगा, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू।